नाज़रीन आदाब, साल नौ की शुरुआत हो चुकी है और हम भी आज एक अहम मौजू पर बातचीत के लिए फिर से हाजिर हैं। तो चलिए अपने साल के पहला जो हमारा आज का खास प्रोग्राम है उसकी शुरुआत करेंगे। पिछले साल हमने बात की थी एनआरसी इशू पर। 30 जो थी उसकी आखिरी डेडलाइन भी दी गई थी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े थे जिन्होंने ये भी बात की थी कि जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या। आज हम इसी मौजू को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोग लिस्ट में आने से रह गए हैं उनके लिए आगे के रास्ते किस तरह से अब खुले हैं, किस तरह से उन्हें घबराना नहीं चाहिए और आगे के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने खास प्रोग्राम की। जैसा कि आपको पता है कि एनआरसी पर आसाम हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन की तामील की, पहली लिस्ट जारी कर दी है। 40,000 अफराद ने दिन रात इस पर सख्त मेहनत भी की है और शायद इसी के नतीजे में वक्त पर एनआरसी की पहली लिस्ट जारी की जा सकी। हालांकि ये बात भी है कि जो नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं है उनकी तौसीक की जा रही है, यानी उनका वेरिफिकेशन जारी है और इसके बाद एक और लिस्ट भी आ जाएगी। तमाम चीजों का अहाता करती हमारी ये रिपोर्ट। आसाम हुकूमत ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का पहला मसवदा जारी कर दिया है। पहली फहरिस्त 1,90,00,000 अफराद के नामों पर मुश्तमिल है। एनआरसी सेवा केंद्रों पर लंबी लंबी कतारों में ठहर कर लोग अपना नाम देखने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। जुमला 3,29,00,000 अफराद ने दरख्वास्तें जमा की थी। पहली फहरिस्त में जो नाम शामिल नहीं है उनका वेरिफिकेशन जारी है और हतमी फहरिस्त में बकिया नाम शामिल होंगे। It's a historic day for all of us. We, in accordance with the directions of the Honorable Supreme Court, we are about to publish a draft NRC tonight, immediately after the expiry of 12 midnight. जिन लोगों के नाम पहली फहरिस्त में नहीं है इनसे वजीर आला सरबानंद ने घबराने को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आसाम के माकूल शहरियों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एनआरसी के मसवदे की इशाअत को तारीखी करार दिया। अगर इसमें किसी का नाम नहीं भी रहा उसको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। सरकार हर जो भी बोनाफाइड इंडियन सिटीजन है उनके पक्ष में सरकार हमेशा है और रहेगा। तो इसलिए अगली भी ड्राफ्ट रूल प्रकाशित होंगे, ये दूसरे चरण में होंगे। पहला ड्राफ्ट रूल पब्लिश करने के सिलसिले में, उसको प्रस्तुत करने के सिलसिले में जो मदद करके आए हैं इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, असम की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। ताहम कुछ लोगों में फहरिस्त की इशाअत के बाद बेचैनी पाई जाती है। ऑनलाइन और एसएमएस खिदमात के जरिए भी लोग अपना नाम चेक कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। चलिए सबसे पहले उनका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के आसाम के स्पोक्स पर्सन प्रमोद स्वामी जी। इनसे पहले भी हमने बात की थी और आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे के लिए क्या कुछ अपनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अमीरुल इस्लाम साहब जो कि लीडर हैं AIUDF के। तो चलिए दोनों का खैर मकदम करते हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। इससे पहले जब हमने आपसे बात की थी तो आपने बताया था कि जिन लोगों का नाम लिस्ट में शामिल नहीं है उनको डरने की जरूरत भी नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही, जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं आया है आगे उनको भी मौका मिलेगा और अगर वो अपने वैध कागजात जमा कर पाते हैं तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। भारतीय नागरिक जो है, प्रकृत भारतीय नागरिक, उनको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एनआरसी अपडेट का काम इसलिए किया गया था कि आसाम जो अकॉर्ड हुआ था उसमें डिटेक्ट
पहले कौन विदेशी है उसको शिनाख्त किया जाएगा, उसके बाद में डिलीट, उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा जाएगा और फिर डिपोर्ट की जो प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया का पहला चरण है। पहले हम एनआरसी के द्वारा हम ये पहचान कर पाएंगे कि कौन देशी है और कौन विदेशी, और उसके बाद में ये समग्र जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था, विदेशी मुक्त आसाम, प्रदूषण मुक्त आसाम, भ्रष्टाचार मुक्त आसाम और आतंकवाद मुक्त आसाम, ये हमारा कमिटमेंट था। ये नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट था, ये सर्बानंद सोनोवाल जी का कमिटमेंट था। तो इस कमिटमेंट को पूरा करने की दिशा में ये पहला कदम है और ये ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1985 में आसाम एकॉर्ड हुआ था। 32 बरस तक जो जिन लोगों ने इस देश पे, आसाम पे जिन लोगों ने शासन किया, लंबे समय तक असम कांग्रेस का शासन था, लेकिन कांग्रेस ने इस दिशा में कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए। लेकिन प्रमोद जी, कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि ये तमाम काम जो हैं ये उसने ही शुरू किए, क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर वो भी काफी प्रबल रही है। कांग्रेस से जब भी बात की गई है उसका यही इल्जाम रहा है। देखिए हिना जी, ऐसा है कि आपको भी पता है कि आसाम एकॉर्ड 1985 में हुआ था, और जब वो इस बात का श्रेय लेना चाहते हैं तो 32 बरस तक उन्होंने एनआरसी अपडेट का काम क्यों पूर्ण नहीं किया। आज आसाम में तो सर्बानंद जी के सोनोवाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 2 साल हुए, 2 साल भी पूरे नहीं हुए। तो 2 साल पूरे नहीं होने के पहले हमने यदि प्रथम एनआरसी का ड्राफ्ट लोगों के सामने रख दिया है, तो अब ये लोग तय करेंगे कि 32 साल में जो काम नहीं किया, 2 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने वो काम कर दिया, तो इसका श्रेय लोग भारतीय जनता पार्टी को देंगे या नहीं देंगे, ये मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ अमीनुल इस्लाम साहब भी मौजूद हैं। अमीन साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोगों में खौफ और दहशत देखी जा रही है, उनको समझाने के लिए अब आगे क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? देखिए, लोगों के बीच जो गलतफहमियां भी है और कुछ लोग तो इस डर में भी है कि हो सकता है कि इसे बहुत सारे शहरिया के नाम इसमें शायद नहीं मिले, क्योंकि ऐसा हुआ था कि इस एक ऐसा मुद्दा है, बांग्लादेशी जो मुद्दा है या फॉरेनर्स इशू है, गुज़श्ता 40 साल तक आसाम का ये सबसे बड़ा मुद्दा। जब चुनाव आते हैं, हर चुनाव में ये एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर देते हैं कि ऐसे कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो वो लोग किसी समुदाय के पास जाके ये बोलते हैं कि हमें आप लोग वोट देंगे तो हमारे आसाम में जितने सारे बांग्लादेशी हैं उसे हम निकाल देंगे, और उस शहरिया के पास जाके उसे डराते धमकाते भी है और ये कहते हैं कि देखिए, आप लोग अगर हमें वोट नहीं डालेंगे, हमारे फेवर में वोट नहीं डालेंगे, तो आप लोगों को खदेड़ दिया जाएगा, बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। लेकिन हमारे ख्याल से ये अक्सर 1 करोड़ 20 लाख से जायद जो यहाँ हमारे मुस्लिम अक़लियत लोग हैं, 1 करोड़ 20 लाख से जायद, उन लोग गुज़श्ता 40-50 साल में सिर्फ खौफनाक एक माहौल में उन लोगों का रोज बिताना पड़ रहा है। और ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे अमीन साहब, अगर वो लोग डर में जी रहे थे, प्रभु जी आपके पास भी आएंगे, पहले हम अमीन साहब से जान लें, अगर वो लोग डर में जी रहे थे तो क्या उनको समझाने की कोशिश नहीं की गई कि ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन का अमल है, सिर्फ उनको अपनी पहचान बतानी है और ये सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, ये चीजें उनके लेवल तक उतरकर उनको समझानी चाहिए थी? हाँ, यही ना, इसीलिए एनआरसी जरूरत है और हम भी चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि जितने जल्द से जल्द हो सके एनआरसी मुकम्मल किया जाए। और इस एनआरसी के जरिए जो शहरिया जिन पे हमेशा शौक
की नजर से जिनको देखा जा रहा है, जी, जी। उनको फॉरेनर्स बोल के, हाँ। जब वो लोग काम करने के लिए एक जिला के शहरी दूसरे जिले में जाते हैं, उनको पिटाया जाता है, कभी उनको वहाँ खदेड़ दिया जाता है, उनको जुल्म किया जाता है उनपे, ताकि ये सिलसिला बंद हो। इसलिए एनआरसी बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा ये उम्मीद था कि जितने जल्द से जल्द हो मुकम्मल एनआरसी बने। हाँ। आज जो एनआरसी बने हैं उनमें तकरीबन 1,90,00,000 लोगों अफराद के नाम यहाँ शामिल है। हम खुश है कि ये सिलसिला शुरू हो गया और हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा भी थर्ड फोर्स ऐसा है जो ऐसे काम कर रहे हैं कि इस एनआरसी को किस हालत पे बंद किया जाए। वो लोग तो ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ कोई दंगा फसाद पैदा हो और इसके वजह से एनआरसी बंद हो जाए। तो हम तो हुकूमत अमलिया ये चाहते हैं कि ताकि जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि एक जो चीज शुरू हुई है उसके बारे में लोगों को समझाया जा रहा है। प्रमोद स्वामी जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से अमीन साहब का साफ तौर पर कहना है कि शायद ये पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है वोट हासिल करने के लिए। देखिए, ये पॉलिटिकल स्टंट कहना इस समस्या से मुंह मोड़ना होगा जी। क्योंकि ये सिर्फ असम की समस्या नहीं है, ये राष्ट्रीय समस्या है। क्योंकि विदेशी को हम कभी भी असम की और भारत की पावन भूमि में हम किसी विदेशी को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक। क्योंकि आज आसाम में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट ने इस बात को कहा था कि घुसपैठिए जो है वो किंग मेकर बन चुके हैं जी। और किंग मेकर बनकर करके वो आसाम की राजनीति में भी वो दखल देने लगे। उन्होंने 70 की माटियों को भी बेदखल किया है। तो ये आसाम के अस्तित्व की लड़ाई है, असमिया जाति के अस्तित्व की लड़ाई है और इस लड़ाई को हमने सबको मिलकर लड़ना है। और जो भारतीय नागरिक है उनको इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी। और हमारे जो मित्र है जो ये बातें कह रहे थे, जी जी। इस दल का तो जन्म ही जब जातीय नायक ने, सर्बानंद सोनोवाल जी ने जब IMDT एक्ट को सुप्रीम कोर्ट से जब खारिज करवाया था, उस वक्त AIDF का जन्म हुआ था। तो ये दल तो जन्म ही बांग्लादेशियों की रक्षण करने के लिए इस दल का जन्म हुआ था। तो इस दल से और हम क्या उम्मीद कर सकते जी। प्रमोद जी, यहाँ पर एक सवाल जरूर लाजमी बनता है, जो जरूरी है कि क्या ऐसा नहीं है कि शायद कुछ बेकसूर लोग भी इस जो लिस्ट आई है उसमें उनका नाम ना आया हो, उनको परेशान किया जा रहा है। और ऐसे लोगों की तरफ भी तो देखने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तानी शहरी हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हम उन तक कैसे बात समझाएंगे? बिल्कुल, जो भारतीय नागरिक है उनको किसी भी हाल में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सरकार पूरी दृढ़ता के साथ उनके पक्ष में खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और जिन लोगों का नाम छूट गया है वो अपने वैध कागजात जब दिखाएंगे तो उनका नाम इसमें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत जब कांग्रेस के समय में जब पायलट प्रोजेक्ट जब आरंभ हुआ था तो इन्हीं के AIDF पार्टी के एक विधायक थे, उन्होंने बरपेटा में उपद्रव करके पायलट प्रोजेक्ट का काम को बंद करवा दिया था। तो ऐसी कुछ शक्तियां हैं जी। जो अमीन नहीं साहब, चाहती है कि पायलट प्रोजेक्ट आपके पास आना चाहेंगे। अमीन साहब, इस बात का फौरी जवाब। प्रमोद जी, आप झूठ मत बोलिए, NRC का काम लागू हो। मैं जो बात कह रहा हूँ वो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। अगर मेरी बात में कहीं भी कोई गलत जी, प्रमोद जी सुन लेते हैं, प्रमोद जी जरा सुन लेते हैं। आप झूठ मत बोलिए, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हल्ला करने नहीं। प्रमोद जी, आप झूठ मत बोलिए। लाखों लोग पायलट प्रोजेक्ट का काम किसने बंद करवाया? प्रोजेक्ट नहीं, आमसू नहीं, आमसू ने सुनिए, AIDF ने बंद नहीं किया था। प्रमोद जी, आप लोग हरदम झूठ बोल के, आप लोग झूठा है, मुझे बोलने दीजिए, सच तो बोलना। प्रमोद जी अमीन जी को सुन लेते हैं। प्रमोद जी अमीन जी को सुन लेते हैं जरा। बोलना चाहता हूँ। नहीं प्रमोद जी सुनिए, बरपेटा में एजिटेशन हुआ। आमसू नामक एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ने वो एजिटेशन किया था और कांग्रेस के तरुण गोगोई गवर्नमेंट ने
गोली चला के चार अफराद को कत्ल किए थे। AODF उस बंद नहीं दिया था। प्रमोद जी अगर उसके सोर्स मालूम नहीं है तो आपको मैं ये बताते हूँ न, देखिए AODF ने बंद नहीं दिया था। आप सच बोलना चाहिए, झूठ मत बोलिए। देखिए लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, आप झूठ मत बोलिए प्लीज प्लीज, झूठ मत बोलिए। आंसू का बम था, आप AODF का नाम मत लीजिए, ये बम AODF ने नहीं किया था। नहीं, झूठ मत बोलिए। हो सकता है असम के लोग जानते हैं आप लोग कितने झूठे हैं, आप लोग कितने झूठे हैं, असम के लोग जानते हैं। गलत बात बोल रहे हैं, देखिए आप गलत बात बोल रहे हैं, आप तथ्यों के बिना बातों को बोल रहे हैं। झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। चलिए दोनों से हम ये दरख्वास्त करेंगे कि बहस जो है वो तो आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन यहाँ ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है कि उन लोगों का क्या जो कि अब जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, दूसरी लिस्ट का वो इंतजार कर रहे हैं, क्या उनको किसी तरह से परेशान तो नहीं किया जाएगा या फिर आगे का कुछ और तरीका अपनाया जाएगा? क्योंकि असल मसला तो उन लोगों का है जो कि बहुत सालों से वहां पर रह रहे हैं। प्रमोद जी आपके पास फिर से आना चाहेंगे। हमने देखा कि सेवा केंद्र बनाए गए, उसमें लोगों ने दिन रात काम भी किया है, तो क्या अब जब सेकंड टाइम ये होगा तो इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा? हिंदू कभी भी भारत वर्ष में विदेशी नहीं हो सकता। देखिए बांग्लादेशी का बीजेपी है, UDF नहीं है। आप लोग डुअल स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं। असम में ये नहीं होगा, असम में सांप्रदायिकता नहीं होगा, असम में शंकर आजम का देश है, इस मुल्क में सांप्रदायिकता नहीं होगा। आप लोगों को हटाया दिया जाएगा, असम से बीजेपी को हटाया दिया जाएगा। सांप्रदायिकता नहीं होगा प्रमोद जी, गुजरात नहीं है, याद रखिए शंकर आजम का असम में आप लोग बांग्लादेशी का जी प्रमोद जी और अमीन जी अगर इसी तरह से बात होती रही तो शायद हमारी ये बहस जो है ये भी इनकम्प्लीट रह जाएगी। दोनों से दरख्वास्त है कि वो कम से कम हमारी बात तो सुने, क्योंकि यहाँ हम आपसी लड़ाई के लिए नहीं बैठे हैं, उन लोगों के लिए बैठे हैं जो कि परेशान हो रहे हैं। तो दोनों मेहमानों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आगे की बात भी सुने और उस पर भी तो जरा गौर करें कि जो लोग वहां पर हैं, जिनकी परेशानी के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी परेशानी के लिए हम बात कर रहे हैं, उनकी बात भी तो करें। आपस में तो लड़ाई होती रहेगी, उसके लिए हमारे पास बहुत वक्त भी है। अमीन साहब आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है? क्योंकि तमाम लोगों में एक अवेयरनेस लाने की जरूरत है, उनके पास वेरिफिकेशन का कम से कम एक सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। अमीन साहब। हाँ, ये जरूर, ये सर्टिफिकेट एक जरूर होना चाहिए, लेकिन हमारा AODF पार्टी का ये हमारा क्लियर स्टैंड है कि 1971 के 25 मार्च जो असम एकॉर्ड में डेडलाइन माना गया है कि 1971 के 25 मार्च से पहले से जो असम में है वो यहाँ का शहरी है, उनको सिटीजनशिप मिलना चाहिए, उनका नाम NRC में रहना चाहिए। हम असम एकॉर्ड को मानते हैं और इसके जरिए इस मुद्दे को हल करना चाहिए। और बीजेपी को भी हम ये गुजारिश करते हैं कि आप लोग जो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम को यहाँ से जाना है और हिंदू जो है बांग्लादेश के वो कल भी आए आज भी आए, उनको न देखिए। ठीक है अमीन जी, सियासत होती रहेगी। ठीक है अमीन जी, सियासत होती रहेगी, लेकिन हमारा क्या फर्ज है, हम उस पर बात कर रहे हैं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते नहीं, आप हल्ला करते हैं खाली। उन लोगों का डुअल स्टैंडर्ड है। क्या नेहरू लिया का टीटी का बीजेपी ने किया था क्या? कहते हैं मुस्लिम के लिए अलग और हिंदू के लिए अलग। नेहरू लिया का टीटी तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। नेहरू जी और पाकिस्तान के हुक्मरानों के बीच में हिंदू या मुस्लिम के नाम से अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है तो वो हिंदुस्तान में आ सकता है। असम के हिंदुस्तान में अगर किसी मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होता है तो वो पाकिस्तान जा सकता है। ये टीटी तो नेहरू लिया का टीटी तो नेहरू जी की हुई टीटी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहां से दोषी होगी? असम एकॉर्ड के अनुसार आज का AGP है, कांग्रेस है, UDF है, वहां का जितना स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ASU है और जितने सारे
आसाम कृषक मुक्ति तो आसाम समिति एकॉर्ड को हम इम्प्लीमेंट सारे के सारे पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। मेरा बात खत्म करने दीजिए प्लीज, मेरा बात खत्म करने दीजिए। आसाम के जितना पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल पार्टी से, इसमें यूडीएफ, एजीपी, कांग्रेस और यहाँ का आसू, एजेवाईसीपी, कृषक मुक्ति संग्राम समिति, सभी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल पार्टी एक बात सहमत है कि 1971 के 25 मार्च से पहले से जो आसाम में है, अकॉर्डिंग टू आसाम एकॉर्ड, दे आर इंडियन सिटीजन्स, उनको आसाम का सिटीजनशिप मिलना चाहिए और एनआरसी में उनका नाम एनलिस्ट होना चाहिए। और 1971 के 25 मार्च के बाद जो आसाम में घुसपैठ किए हुए हैं, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जू भी हो, ईसाई हो और क्रिश्चियन हो, उनको आसाम से हटाया जाना चाहिए। वो आसाम का शहरी नहीं बन सकता। वो अकॉर्डिंग टू आसाम एकॉर्ड सिर्फ बीजेपी ही एक पॉलिटिकल पार्टी अब निकल आया कि वो बांग्लादेशी को धर्म के, वो मजहब के नाम से बांग्लादेशी का वो लोग कहते हैं कि मुस्लिम को जाना है और हिंदू जो है जी प्रमोद जी चाहिए, उनका नाम एनआरसी। जी प्रमोद स्वामी जी, इसके खिलाफ क्या जवाब है? जितने पार्टी है जी अमीन साहब प्रमोद जी का जवाब सुन लेते हैं। अमीन साहब प्रमोद जी का जवाब सुन ले। नहीं करते। एनआरसी अपडेट का और ये जो इन्होंने जो हिंदू का जो मुद्दा उठाया, ये जो राष्ट्रीय नागरिक संशोधन बिल का, ये दो अलग अलग मुद्दे हैं, ये उनको मिक्सअप कर रहे हैं। तो पहले एनआरसी का काम हो जाने दीजिए। और जहां तक राष्ट्रीय नागरिक संशोधन बिल की बात है, ये हमारा जो नेहरू लियाकत के जो ट्रीटी साइन हुई थी, ये जो 1950 एक्सप्लेशन एक्ट 2A में जो लिखा हुआ है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू के ऊपर अगर अत्याचार होता है और वो मजलूम, उसके ऊपर सितम होता है, तो वो मजलूम जो है उसको हिंदुस्तान में आने का उसको हक है। और 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, तो ये ट्रीटी लागू होती है। तो हम, और इसमें जो ये राष्ट्रीय नागरिक संशोधन बिल है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है। उसमें अगर क्रिश्चियन पे भी अत्याचार होता है, बुद्ध पे भी, बुद्धिस्टों पे होता है, सिख पे भी होता है, तो वो भी हिंदुस्तान में आ सकते हैं। और अगर किसी भारत वर्ष में किसी को लगता है कि अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय के ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, तो वो भी पाकिस्तान जा सकते हैं। ये ट्रीटी कोई चलिए प्रमोद जी, हम यहाँ पॉलिटिकल चीजों पर बात नहीं करेंगे। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, पहले भी हमने आपसे ये सवाल किया था कि सेवा केंद्र पर जो लोग मौजूद थे, उन्होंने दिन रात एक करके पहली लिस्ट बनाई। अब क्या दूसरी लिस्ट के लिए भी इसी तरह के सेवा केंद्र बनाए जाएंगे? लोग जो हैं इसी तरह से तमाम कामों को निपटाने के लिए आगे आएंगे सेकेंड लिस्ट के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त असम वासियों से मैं ये निवेदन करूंगा और सारी पॉलिटिकल पार्टियों से, क्योंकि हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। हम इस समस्या को कांग्रेस की तरह लटकाना नहीं चाहते। कांग्रेस ने 32 साल तक इस समस्या को लटकाया। 2011 के चुनाव में तरुण गोगोई महोदय बराक घाटी में गए थे और उन्होंने वहां खुद कहा कि मानवीय आधार पर हिंदुओं को जो है उनकी समस्याओं को मानवीय आधार पर उसका समाधान करना चाहिए। 2003 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने राज्यसभा में जो स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि अगर बांग्लादेश में और पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो उनकी समस्याओं को मानवीय आधार पर मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर उस समस्या का समाधान होना चाहिए। तो ये दो अलग अलग मुद्दे हैं। अब बात ये आती है कि आज एनआरसी का जो काम हो रहा है उसमें हम सभी से सहयोग की आशा करते हैं, क्योंकि एक बार जब एनआरसी का काम अपडेट हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन देशी है और कौन विदेशी है। उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। और आज जो असम सरकार के जो सारे कर्मचारी है, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। उन्होंने दिन रात एक करके एनआरसी अपडेट के काम में उन्होंने सहयोग किया है। और जो जातीय संगठन है, आंसू वगैरह जो जातीय संगठन है, उनका भी हमें सहयोग मिला है। और हम अन्य राजनीतिक दलों से भी हम ये निवेदन करते हैं, हम एआईडीएफ से भी ये बात का निवेदन करेंगे, हम कांग्रेस से भी निवेदन करेंगे कि आइए हम व्यक्तिगत मतभेदों को बुला करके राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। और भारतीय जनता पार्टी जी अमीन साहब आपके पास आना चाहेंगे, आखिर में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अमीन साहब, वक्त की बहुत कमी है, मुख्तसर साहब। देखिए हम भी ये चाहते हैं कि
एनआरसी मुकम्मल हो और सही हो और इसमें किसी भी बांग्लादेशी या फॉरेनर्स का नाम एनआरसी में दाखिल ना हो और किसी भी शहरी और हिंदुस्तानी के नाम एनआरसी से लेफ्ट आउट ना हो। और इसके लिए आज जो पहले लिस्ट आज जो जारी हुआ है और इसमें देखिए मेरा नाम भी नहीं आए, हमारे तकरीबन 15-16 जो हमारे जो विधायक है हमारे मुस्लिम समुदाय के उनके नाम भी नहीं आए हैं। हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट बदरुद्दीन अजमल, हमारे एमपी सिराजुद्दीन अजमल, उनके नाम भी नहीं आए। और मेरा वालिद जो मुफ्ती खैरुल इस्लाम जिनका नाम है, जो पूरे शिमाली जी ठीक है। तो अभी जो सेकंड लिस्ट है वो भी उसका इंतजार हो रहा है। और जैसा कि लगातार हम कह रहे हैं कि एनआरसी का जो मसला है वो किसी एक बहस में सिमट कर रहने वाला नहीं है। आगे भी हम इसी मौजू पर लेकर आपके पास फिर से हाजिर होते रहेंगे। हम अपने दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने ईटीवी के लिए अपना वक्त दिया। प्रमोद स्वामी जी जो कि बीजेपी से हैं, साथ ही साथ अमीनुल इस्लाम साहब जो कि AIUDF से हैं। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आदाब।